नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर, लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब एक कानून लाने वाली है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है और इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाया जाना है। इसके तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा। 5 साल तक कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। इसके तहत बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाते हुए शादी कराना अपराध होगा। कानून की सबसे बड़ी बात यह कि लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी के समान चार्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा का प्रावधान रहेगा। हालांकि अगर कोई स्वेच्छा से शादी करता है तो किसी तरह की कोई पाबंदी या कार्रवाई नहीं है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के पहले 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देकर बताना पड़ेगा। बिना आवेदन अगर धर्मांतरण होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर लव जिहाद के लिए लाए जा रहे कानून को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्यार दुनिया में सभी कानूनों से परे है। जो कानून बनाना है सरकार उसका विधेयक विधानसभा में लाए, गुण दोष के आधार पर उस पर चर्चा होगी। जी, हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास, अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। लव जो है ये दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो ऊपर वाले की, ईश्वर की देन है और ये सभी कानूनों से परे है। ये बहुत दिन से इनके सभी नेता बोल रहे हैं, लेकिन कानून लाएं विधानसभा में, गुण दोष के आधार पर उस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 2 मंत्री इमरती देवी और गिरिराज दंडौतिया चुनाव हार गए हैं। इसके बावजूद वो अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। चुनाव हारने वाले तीसरे मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने चुनाव परिणामों के अगले दिन इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस इस मामले पर कहती कि हारे हुए मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों मंत्रियों के अब तक इस्तीफा न देने पर बीजेपी कहती है कि हारे हुए मंत्रियों की चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हो चुकी है, जल्दी फैसला लिया जाएगा। बीजेपी के हारे मंत्रियों में सबसे ज्यादा चर्चा में इमरती देवी रही हैं। एक मंत्री ने तो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दिया है, बाकी 2 को भी, चूंकि वो अब विधायक नहीं है चुने हुए और आगे चुने जा सकने के अभी अवसर नहीं है, तो उन्हें तत्काल इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री जी का संवैधानिक दायित्व है कि उनसे इस्तीफा मांगें। कि मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद वो आगे जो भी कदम उठाना है वो उठाएंगे, तो उसमें कोई अदरवाइज़ की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने किसी को मंत्री नियुक्त किया है तो 6 महीने तक बिना विधायक के कोई मंत्री रह सकता है। मुख्यमंत्री जब उन्हें निर्देश करेंगे तो सही समय पर फैसला ले लेंगे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सीनियर नेता प्रभात झा ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के हारे हुए मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रभात झा ने कहा कि हारे हुए मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव हारने के बाद कोई मंत्री नहीं रहता है, क्योंकि संवैधानिक स्थिति को देखते हुए इन लोगों को अपना इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग होने तक खुद हारे हुए मंत्री हट जाएंगे। साथ ही प्रभात झा ने नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। ये भी कहा कि 2023 में भी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। और ये जो कैबिनेट है उसके बाद विस्तार जब होगा तब वो अपने आप में हट जाएंगे। अंडरस्टूड है ये। तो हम हरदम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और हम जैसे ही चुनाव होगा डिक्लेयर, पहले भी वर्षों से महापौर हमारे हैं, नगर निगम हमारी है, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही यहाँ महापौर होगा और नगर निगम बनेगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन में एक बड़ी सर्जरी कर सकती है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ ने कहा कि 19 जिलों के विधानसभा प्रभारी अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपें। हाल ही में कमलनाथ ने उपचुनाव की हार को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव का निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश में हाईकमान पहले कमलनाथ को फ्री हैंड दे चुके हैं। कमलनाथ फिलहाल दिल्ली में हैं। कमलनाथ के भोपाल लौटने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाएगा, इसके कयास हैं। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का मानना है कि आर की समीक्षा के बाद संगठन में बदलाव निश्चित है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की कलह का जिम्मेदार पार्टी की गुटबाजी को ही बता रही है। निश्चित रूप से जो है एक पुनर्गठन की परिस्थिति है और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं और हमारा जो हाईकमान है वो उचित निर्णय लेके गठन करेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का पुनर्गठन ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह की बातें मीडिया के जरिए सामने आई हैं उससे लगता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की निरंकुशता की वजह से मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सारी सिर्फ टोवल है और उसी की वजह से पतन की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब एमपी में स्थायी सरकार है, प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं रहा, सभी बीजेपी कार्यकर्ता बन गए। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान जब चाहेंगे तब कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लव जिहाद को लेकर तोमर ने कहा कि एमपी सरकार इसे लेकर बड़ा कदम उठा रही है, जिसका स्वागत होना चाहिए। कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना केंद्र में प्रधानमंत्री जी और राज्य में मुख्यमंत्री जी, इनकी जिम्मेवारी होती है। जब वो उचित समझेंगे तो करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए दोनों दल तैयार हैं। इसी क्रम में आज ग्वालियर नगर निगम के 66 और डबरा के 30 वार्डों का आरक्षण भी पूरा किया गया। ग्वालियर कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। कलेक्टर की मौजूदगी में 66 वार्डों की पर्चियां डालकर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया। 37 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 22 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 17 वार्ड ओबीसी और 11 वार्ड एससी के लिए रिजर्व किए गए। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नगर निगम चुनाव की हलचल तेज हो गई है। नगर निगम ग्वालियर के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया सभी लोगों के सम्मुख पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। किस तरीके से वार्डों का आरक्षण हुआ है वो सभी लोगों को समझाया गया और सभी के सम्मुख उसका अनाउंसमेंट किया गया। और एक बड़ी खबर भोपाल से, आरिफ मसूद के खिलाफ वारंट जारी हो गया। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर वारंट जारी हुआ। स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। और आपको यह भी बता दें कि इनकी अर्जी जो थी जमानत की खारिज कर दी गई, तो आरिफ मसूद के खिलाफ वारंट जारी हो गया। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर वारंट जारी हुआ है। स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए भोपाल से। सुधीर, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ पुतला जलाया था आरिफ मसूद ने और भड़काऊ भाषण देने को लेकर उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और उनके कई समर्थकों के ऊपर भी इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद लगातार उनके समर्थकों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर की जा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर पहले सेशन कोर्ट में आरिफ मसूद की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद आज कोर्ट की ओर से, स्पेशल कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जो है वो आरिफ मसूद के खिलाफ जारी किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार का सख्ती जो है पहले से ही नजर आ रही थी। लिहाजा कहना होगा कि जिन मुकदमों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी आरिफ मसूद के खिलाफ, उसको लेकर कोर्ट ने न केवल उनको जमानत देने से पहले इनकार किया बल्कि आज उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी की तलवार जो है उनके ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरिफ मसूद पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। आरिफ मसूद की जो याचिका थी खारिज हो गई। भड़काऊ बयानबाजी को लेकर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल में अब की बार फिर से एंटी माफिया अभियान की तैयारी है। कलेक्टर बैठक कर इसकी समीक्षा करेंगे। माफिया की श्रेणी में आने वालों के नाम तय किए जाएंगे। सभी विभागों से रिपोर्ट लेने के बाद कार्रवाई फाइनल तौर पर शुरू की जाएगी। ग्वालियर जिले में पिछली कार्रवाई में नगर निगम के पास 1-2 नहीं बल्कि 135 अवैध निर्माणों की सूची थी, लेकिन सिर्फ सूची बनकर रह गई। दावे तो बहुत थे कि
कुछ काम होगा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सूची में मिलावटखोर, भूमाफिया, सहकारिता माफिया, चिटफंड, ठगी, तरह तरह के माफिया बताए गए, लेकिन किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एंटी माफिया अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक दिन में मिलावटखोरों के विरुद्ध 5-5 FIR की, फैक्ट्री सील की, लगातार हम लोगों ने कई कुंटल मावा सील किया, तो बसों पे केस बनाए, तो वो चल रहा है। इसके अलावा जमीन माफिया, राशन माफिया, जितने भी प्रकार के माइनिंग माफिया, सभी पे कार्रवाई करेंगे। और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका खारिज हो गई। कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक जेल भेज दिया है। न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। तो कंप्यूटर बाबा की मुश्किल कम नहीं हो रही है। लगातार राहत के लिए वो कई बार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई राहत उनको मिली नहीं। कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 28 नवंबर तक जेल भेजे गए, न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भूमाफिया पर लगातार नकेल कस रही है। कंप्यूटर बाबा पर भी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। सलाखों के पीछे वो हैं बाबा के समर्थक। हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के यहां भी सरकार ने कार्रवाई की है। उनके भी अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला है। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है और उनसे जुड़े समर्थक भी अब इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम आज दिया है। कंप्यूटर बाबा का कट्टर समर्थक माना जाता है। कंप्यूटर बाबा के खिलाफ और उनके समर्थकों के खिलाफ जितने भी अवैध निर्माण है, उसकी पल पल की जानकारी जिला प्रशासन निकाल रही है और उसी के आधार पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा सर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, इसमें नामदेव दास त्यागी जो कंप्यूटर बाबा है, उनका अवैध अतिक्रमण हटाया गया था। वहाँ इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जब्त हुई थी। इनोवा क्रिस्टा गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वो रमेश तोमर के नाम पर दर्ज पाई गई। रमेश तोमर के जब मामले का पता किया गया तो उनके खिलाफ 19-20 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें बलवा करना, लोगों से मारपीट करना, संपत्ति पर कब्जा करना, कूट रहित दस्तावेज करना, धोखाधड़ी करना, इस प्रकार के मामले चिन्हित हुए हैं। उनके द्वारा अवैध निर्माण भी किए गए हैं और अवैध रूप से मोबाइल टावर भी लगाए गए हैं। ये जो मामला है, 5 यहाँ पे लगभग मकान है। आपको लग रहा है कि और भी ज़्यादा उनके जो समर्थक है उनके खिलाफ भी कुछ ऐसे ही सबूत अब मिलने वाले आने वाले? निश्चित रूप से हमारी जो कार्रवाइयाँ रहती हैं, पहले भी हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं उनमें ये देखा है कि हम प्रॉपर नोटिस दे करके और न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ही जवाब का पर्याप्त अवसर दे करके प्रक्रिया पूर्ण करके कार्रवाई करते हैं। अभी और भी कुछ ऐसे मामले हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। यदि उनमें अवैधानिकता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो और भी कई दस्तावेज जो बरामद हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, जिसको सही समय पर जिला प्रशासन उजागर करेगा। हालांकि जिस तरह से कंप्यूटर बाबा की कुंडली खुल रही है और उनसे जुड़े जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने कितना ज़्यादा अवैध कब्जा किया है, उसके खिलाफ जिला प्रशासन की पैनी नज़र है और इसी के चलते लगातार कंप्यूटर बाबा और उनके समर्थकों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है। कैमरा नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हारे, IBC 24 इंदौर। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद मां शीतला सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग होम पर दबिश दी, छापेमार कार्रवाई की, लेकिन अस्पताल के संचालक और वहां तैनात कोई भी ट्रेन्ड स्टाफ टीम को मिला नहीं। विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल का पंचनामा बनाया। जब टीम ने कागजात की मांग की तो नर्सिंग होम के 1-2 कर्मचारियों ने कोई भी कागज न होने का बहाना किया। नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप दुबे के मुताबिक ऐसी शिकायतें थी कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन किसी और डॉक्टर के नाम पर है, जबकि इलाज कोई और करता है। उन्हें इस अस्पताल में कोई मिला नहीं। कई गंभीर रोगी अस्पताल में भर्ती थे। ये भी पता चला कि JAH में आने वाले मरीजों को दलालों के जरिए इस अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। टीम ने वहां भर्ती मरीजों के बयान दर्ज कर लिए। अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग में काफ़ी समय से मिल रही थी। कुछ ऐसी शिकायतें भी थी कि JH में जाते हैं पेशेंट, फिर वहाँ से उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है दलालों द्वारा। इस तरह की खबरें भी हमारे सुनने में आई थी। तो अभी तक हम पंचनामा बनाने का तैयारी कर रहे हैं और हॉस्पिटल से कोई भी आदमी नहीं आया है जो ये बोल सके कि मैं यहाँ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। बैतूल के घोड़ा डोंगरी तहसील के चौपना थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। सरिये से भरा ट्रक आज सुबह तवा पुल से नीचे गिर गया। ट्रक के नीचे दबने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 मजदूर, 1 ट्रक ड्राइवर शामिल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन से ट्रक के सरिये को अलग कर शवों को बाहर निकलवाया। 6 लोगों के शव बाहर निकालकर
पीएम के लिए गोड़ा डोंगरी अस्पताल भिजवाए गए। ट्रक में बैठे मृतक मजदूर पिपरी गांव के थे, जबकि ट्रक मुल्ताई का है। मृतकों में रिकेश बबलू भलावी, दिलीप उइके, संजू बटके, मुन्ना सलाम और ड्राइवर मनोहर साहू शामिल थे। सागर के रातगढ़ वाटरफॉल में डूबने से एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची को बचा लिया गया, उसका इलाज जारी है। सभी मृतक इतवारी वार्ड के निवासी हैं जो पिकनिक मनाने वाटरफॉल गए थे। हादसे में सतना के मैयर में देर रात तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 12 से अधिक यात्री घायल हो गए, 3 की स्थिति गंभीर है। तीसरी तस्वीर तीसरे हादसे की। सिवनी में शाख नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई। 7 दोस्त पिकनिक मनाने गए थे और नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। जबलपुर शहर से निकलने वाले कचरे के तार दुबई तक से जुड़ गए हैं। जबलपुर में बने मध्य प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है बिक गया है। दुबई के अवार्डा इंटरनेशनल कंपनी ने एसएल इंफ्रा लिमिटेड से इसे खरीदा। ये कंपनी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बागडोर दिसंबर में संभाल लेगी। अवार्डा कंपनी के अधिकारियों ने जबलपुर आकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के कार्य का आकलन शुरू किया। कंपनी के अधिकारियों ने निगम प्रशासन के साथ जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ताकि प्लांट और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जिम्मेदारी संभालने के बाद जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें। एक्सेल इंफ्रा लिमिटेड ने 178 करोड़ रुपए खर्च करके कठौंदा में 2016 में 11.6 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना की थी। जो एक अवार्डा कंपनी है, विदेशी कंपनी है जो दुबई बेस्ड है, उस कंपनी को उन्होंने जो है ये अपनी फर्म को ही बेचा, मतलब एक तरह से फर्म खरीद लिया उन्होंने। तो पूरी संस्था के जो है वो मालिक हो गए हैं, जो भी शेयर वगैरह है वो उन्होंने परचेज कर लिए हैं। अब नगर निगम का जो प्लांट और प्लस नगर निगम का जो डोर टू डोर है इसको उनको हैंडओवर लेना है। बीच में उनकी टीम आई थी, वो टीम ने पूरा सर्वे करके गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।